हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है एनपीओ में कैलकुलेशन ऑफ कंज्यूम्ड वैल्यू ऑफ कंज्यूमेबल आइटम लाइक स्टेशनरी, मेडिसिन एटसेट्रा। क्या है इस टॉपिक में? बहुत ही सिंपल टॉपिक है, समझते हैं इसे। जैसे मान लीजिए हमारे साल की शुरुआत हो रही है 1/4/2017 को और एंड हो रहा है 31/3/2018। तो इस साल के शुरू में हमारे पास कुछ ना कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे पिछले साल का कैश, पिछले साल की बिल्डिंग, पिछले साल का फर्नीचर। उनको हम ओपनिंग बैलेंस शीट में लेकर के जाते थे, जिसके बाद हमें कैपिटल फंड मालूम होता है। तो जैसे मान लीजिए आपके पास कुछ स्टॉक रखा हुआ है स्टेशनरी का। स्टेशनरी है ऑफ ₹10,000। 10,000 रुपये की आपके पास स्टेशनरी है। 10,000 रुपये की जो स्टेशनरी है, आपने इस साल 50,000 रुपये की स्टेशनरी और ख़रीदी। पिछले साल स्टेशनरी थी आपके पास 10,000 रुपये की, आपने इस साल 50,000 रुपये की और ख़रीदी। तो जब जितनी 10,000 की थी उसमें और बढ़ गई, यानी कि बढ़ी ना वैल्यू, तो जितनी थी उसमें 50,000 और ऐड हुई, तो साल के लास्ट में कितनी होनी चाहिए? सिंपल सी बात है, 10,000 की पिछले साल थी, 50,000 की और ख़रीद ली, तो 60,000 की होनी चाहिए। लेकिन 60,000 की शो करने की बजाय वो शो कर रहा है इसे 15,000 की, कि साल के लास्ट में हमारे पास स्टॉक ऑफ स्टेशनरी कितने का है? 15,000। दोबारा समझते हैं। 10,000 की थी इस साल के शुरू में, 50,000 की हमने इस साल और ख़रीदी, तो टोटल 60,000 की होनी चाहिए ना। लेकिन 60,000 की शो करने की बजाय हमारा जो स्टॉक इंचार्ज है वो कितने की बता रहा है? हमारे पास कितने की स्टेशनरी है? 15,000 की। तो बाकी के कहाँ गए? 45,000। बाकी के 45,000 चोरी नहीं हुए हैं। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा तो चोरी नहीं हुए वो। और अगर बेचने के बारे में भी कुछ नहीं रखा तो बाकी के 45,000 क्या हो गए? खर्च हो गए, कंज्यूम्ड हो गए। 10,000 की स्टेशनरी थी, 50,000 की और ख़रीदी, 60,000 की होनी चाहिए। लेकिन अगर क्वेश्चन में लिखा है कि स्टॉक कितने का है हमारे पास लास्ट में बचा हुआ? 15,000 का, तो बाकी के 45,000 क्या हो गए? खर्च हो गए, कंज्यूम्ड हो गए। अब इसको चाहे फार्मूला बना दो, फार्मूले के तौर पे लिख देता हूँ इसको मैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया? ओपनिंग स्टॉक 10,000 ऐड परचेजेस ड्यूरिंग द ईयर 50,000, तो टोटल 60,000 का होना चाहिए। लेकिन इसमें से अगर हम लेस कर दें क्लोजिंग स्टॉक को, जो कि 15,000 रुपये बता रहा है, तो बाकी के 45,000 रुपये क्या हुए? ये क्या आ जाएगा हमारे पास? कंज्यूम्ड वैल्यू। कंज्यूम्ड वैल्यू है ना, बिल्कुल सिंपल सा फार्मूला। ओपनिंग ऐड परचेज ड्यूरिंग द ईयर, जो वैल्यू है उसमें से क्लोजिंग स्टॉक को माइनस कर दो 45,000। अब इनको लिखना कहाँ कहाँ पर है? जो ओपनिंग स्टॉक है ये चला जाएगा ओपनिंग बैलेंस शीट में, एसेट साइड, ओपनिंग बैलेंस शीट में एसेट साइड। ये जो परचेजेस है इसके बारे में भी बात करते हैं। ओपनिंग स्टॉक चला जाएगा ओपनिंग बैलेंस शीट में, क्लोजिंग स्टॉक है ये कहाँ चला जाएगा? क्लोजिंग बैलेंस शीट, ये भी एसेट साइड ऑफ कोर्स। ओपनिंग स्टॉक ओपनिंग बैलेंस शीट, क्लोजिंग स्टॉक क्लोजिंग बैलेंस शीट। कंज्यूम्ड वैल्यू ये तो हमारा इस साल का खर्चा माना जाएगा, और खर्चों को कहाँ लेकर के जाते हैं? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, डेबिट साइड, क्योंकि खर्चा है हमारा। इसी चीज़ को निकालने के लिए तुमने टोटल कैलकुलेशन की है ये। तो ये 45,000 रुपये कहाँ चला जाएगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड, अपना खर्चा मानते हुए। यहाँ तक अगर समझ में आया तो आगे देखते हैं। लेकिन इसमें एक चीज़ बच गई है, परचेजिंग ड्यूरिंग द ईयर। ओपनिंग स्टॉक आपको क्वेश्चन में दे रखा होगा, क्लोजिंग स्टॉक दे रखा होगा, इसको निकालने के लिए ही हमने किया है। लेकिन ये जो परचेज है ये आपको कई बार क्वेश्चन में डायरेक्ट नहीं दे रखी होगी। तो अगर ये क्वेश्चन में डायरेक्ट ना हो कि पूरे साल में हमने कितने रुपए का सामान और ख़रीदा, यानी कि 50,000 जो अमाउंट है, ये डायरेक्टली अगर ना दे रखा हो, तो इसको निकालने के लिए भी एक अलग से वर्किंग नोट बनाना पड़ता है। बल्कि हम पहले क्वेश्चन के अंदर इसी को बनाएंगे। तो वर्किंग नोट कैसे बनेगा इसका? हम बनाएंगे, ये जो सामान वगैरह खरीदते हैं, परचेजेस करते हैं, स्टेशनरी खरीदे,
जो भी कुछ हमने सामान खरीदा वो खरीदते हैं हम सप्लायर से, और इन सप्लायर से कई बार हम एडवांस देते भी हैं और कई बार इनसे उधार भी ले लेते हैं। तो फिलहाल हम ये मान करके चल रहे हैं कि हमारे कौन है सप्लायर, क्रेडिटर्स। तो क्रेडिटर्स का अकाउंट बनेगा, यानी कि हमारी लायबिलिटी है, फिलहाल हम ये मान करके चल रहे हैं। तो लायबिलिटी में पर्टिकुलर अमाउंट, एक नॉर्मल लेजर अकाउंट है, उसी तरह से बनाएंगे, डेबिट साइड क्रेडिट साइड, डेबिट साइड क्रेडिट साइड, पर्टिकुलर अमाउंट पर्टिकुलर अमाउंट। तो ये 50,000 रुपये का ये जो परचेज की वैल्यू आई है, ये कैसे आएगी, इस अकाउंट के माध्यम से। जब भी कभी क्रेडिटर का अकाउंट बनेगा तो क्रेडिटर, अगर हमने उनसे उधार सामान खरीदा है तो वो हमारी क्या होती है, लायबिलिटी। क्रेडिटर के नाम से भी पता है कि ये लायबिलिटी है, और लायबिलिटी की शुरुआत ऑलरेडी हमारे पहले के 5 क्लासेस में भी डिस्कस हो चुका है। जब भी कभी हम किसी पर्सन को या किसी अकाउंट को हम लायबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से लेकर के चलते हैं तो लायबिलिटी शुरू होती है क्रेडिट साइड से, एंड होता है उसका यहाँ पर। तो बाय ओपनिंग लायबिलिटी, यानी कि इसको हम ये भी कह सकते हैं बाय ओपनिंग क्रेडिटर्स, और शुरुआत होगा यहाँ पर। साल के शुरू में कर्जा कितना था, साल के लास्ट में कर्जा कितना है, बाय ओपनिंग क्रेडिटर टू क्लोजिंग क्रेडिटर। साल के शुरू में कर्जा कितना है, साल के लास्ट में कर्जा कितना है। जैसे मान लीजिए साल के शुरू में कर्जा था हमारे पास 1,00,000 रुपये का, और साल के लास्ट में कर्जा है 1,20,000 का। साल के लास्ट में कर्जा कितना है, 1,20,000। लायबिलिटी की शुरुआत जब यहाँ से होती है, लायबिलिटी का एंड जब यहाँ पर होता है, अगर हमने पिछले साल का कर्जा हमारे पास 1,00,000 रुपये का था और हमने कुछ ना कुछ उनसे ख़रीदा भी होगा, इस साल हमने कुछ ना कुछ उनको पेमेंट भी की होगी, तब पेमेंट जब की जाती है तो उससे लायबिलिटी की वैल्यू कम हो जाती है, टू कैश पेड। हमने कुछ ना कुछ उन्हें पे किया होगा, तो क्या बता रहा हूँ मैं, ओपनिंग लायबिलिटी है हमारे पास 1,00,000 रुपये की, हमने 1,00,000 रुपये उन लोगों का देना था। हमने अब फिलहाल कितना देना है, 1,20,000। 1,00,000 देना था, 1,20,000 आज के डेट में देना था, उसका मतलब हमने सामान कुछ और खरीदा है। बाई चांस ही उसी क्वेश्चन में बता रखा है कि हमने क्रेडिटर की जो पेमेंट की है वो की है 30,000 रुपये की, क्रेडिटर की पेमेंट कर दी 30,000 रुपये की। ये कहाँ से पता चलेगा आपको, रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से। क्वेश्चन में लिख रखा होगा रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जो हम बनाते हैं उसमें क्या दे रखा होगा, कैश पेड टू क्रेडिटर्स 30,000, क्रेडिट साइड में होगा ऑफकोर्स रिसीप्ट एंड पेमेंट, जिससे देख करके हम सारे अकाउंट अपने प्रिपेयर करते हैं। तो उसमें दे रखा है कि क्रेडिटर को जो पेमेंट गई है वो 30,000 गई है। अब इस क्वेश्चन को वैसे समझते हैं नॉर्मल भाषा में, 1,00,000 रुपये का कर्जा था, हमने 30,000 रुपये का पेमेंट कर दिया, तो कर्जा तो केवल 70,000 रुपये का रहना चाहिए ना। 1,00,000 का था, 30,000 दे दिए तो 70,000 का रहना चाहिए, लेकिन लास्ट में क्रेडिटर कितने के पता चल रहे हैं, 1,20,000 के। तो इसका मतलब हमने इस साल कुछ ना कुछ मोटा अमाउंट खरीदा है, तो मोटा अमाउंट कितने का खरीदा है, 50,000 का, बाय परचेजेस ड्यूरिंग द ईयर। 1,00,000 का कर्जा था, 30,000 की पेमेंट भी कर दी, उसके बावजूद भी कर्जा 70,000 का रहने की बजाय, क्योंकि कर्जा कम हो जाना चाहिए था ना, तो कर्जा 70,000 का रह जाना चाहिए, लेकिन कर्जा कितने का है हमारे पास, 1,20,000 का। तो इसका मतलब परचेजेस कितने की हैं हमने, 50,000 रुपये की। और अगर ये बात नहीं भी समझ में आ रही तो वैसे देख सकते हैं, इसको निकालने से पहले यहाँ पे जो भी चीज़ बचेगी वो परचेजेस की फॉर्म में बचेगी, यानी कि इधर जो बैलेंसिंग फिगर आएगी वो क्या आएगी, बाय परचेजिंग ड्यूरिंग द ईयर, और यही परचेजेस कहाँ चले जाएंगे, यहाँ पर इस फॉर्मूले में। तो पहले हम क्या करेंगे, क्रेडिटर अकाउंट बनाएंगे, क्रेडिटर अकाउंट में बाय ओपनिंग बैलेंस टू क्लोजिंग बैलेंस, अगर कोई कैश पेड हुआ है तो वो इधर इन दोनों को प्लस करके इसमें से माइनस कर दोगे तो बची हुई फिगर ही आ जाएगी। डेबिट साइड का टोटल किया, 1,50,000 रुपये आया है, इस साइड पे 1,50,000 होना चाहिए, जबकि इस साइड का टोटल 1,00,000 है, तो बची हुई फिगर क्या आ गई, परचेजेस ड्यूरिंग द ईयर। क्लियर। तो सबसे पहले वर्किंग नोट हम ये बनाएंगे क्रेडिटर का अकाउंट,
क्रेडिटर के अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, कैश पेड ड्यूरिंग द ईयर, ये हमें मिल जाएगा रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से, और उसके माध्यम से हमारे पास आ जाएगी परचेजेज, और इस परचेजेस का यूज़ हम करेंगे यहाँ पर इस फार्मूले में। ओपनिंग स्टॉक ऐड परचेज, तो 60,000 रुपये आया, 60,000 में से 15,000 रुपये माइनस किए तो ये 45,000 रुपये आए, और इस वाले को लेकर के कहाँ जाएंगे हम, कंज्यूम्ड वैल्यू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट से। तो ये था हमारा कैलकुलेशन ऑफ कंज्यूम्ड वैल्यू ऑफ कंज्यूमेबल आइटम्स। इसी के बिहाफ पर 2 क्वेश्चन है हमारी पूरी सीरीज़ के अकॉर्डिंग। अगर हम देखें तो 9 क्वेश्चन पहले हो चुके हैं, 9 क्वेश्चंस। तो फिलहाल हम लेकर के चल रहे हैं 10th और 11th क्वेश्चन। तो 10th क्वेश्चन इसमें दे रखा है, कैलकुलेट करना है कंज्यूम्ड वैल्यू ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल विच इज़ टू बी ट्रांसफर टू डेबिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, आल्सो प्रिपेयर बैलेंस शीट वगैरह। खैर ये तो चलो एक अलग बात है। सबसे पहले है ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल। ओपनिंग स्टॉक, क्रेडिटर स्पोर्ट्स मटेरियल के शुरुआत में अमाउंट जो हमने पेड किया क्रेडिटर्स को, वो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल 13,000। ओपनिंग स्टॉक है, ओपनिंग स्टॉक है क्रेडिटर का, सॉरी स्टॉक का, क्रेडिटर दे रखे हैं हमारे पास शुरुआत के। क्रेडिटर शुरू में कितने के थे, 20,000 रुपये के। हमने उनको अमाउंट पे किया 1,08,000, बहुत मोटा अमाउंट पे कर दिया, मतलब कर्जा तो उतर जाना चाहिए था। 20,000 रुपये के क्रेडिटर थे, हमने उनको पेमेंट कर दी 1,08,000 रुपये की, तो बल्कि प्लस में होना चाहिए था। लेकिन उसके बावजूद क्लोजिंग क्रेडिटर फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल एट द एंड ऑफ द ईयर 5,000 रुपये शो कर रहे हैं। 20,000 रुपये का कर्जा था, हमने उनको 1,08,000 रुपये दे दिए, उसके बावजूद अभी भी 5,000 रुपये का कर्जा शो हो रहा है। क्रेडिटर्स 5,000 रुपये के अभी भी बकाया हैं। इसका मतलब हमने इस साल कुछ ना कुछ परचेज किया होगा, तो जो उसके माध्यम से जो परचेज की वैल्यू निकल करके आएगी उसको फिर हम कहाँ यूज़ कर लेंगे, अपने फार्मूले में। जैसे ये वाला फार्मूला है, ओपनिंग स्टॉक ऐड परचेज ड्यूरिंग द ईयर माइनस क्लोजिंग स्टॉक, तो उसके माध्यम से हमारे पास क्या आ जाएगी, कंज्यूम्ड वैल्यू। तो अब इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले है ये जो सारे अकाउंट्स होते हैं उनमें भर देते हैं क्या क्या है। तो सबसे पहले दे रखा है ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल। ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल ये कहाँ चला जाएगा, ओपनिंग बैलेंस शीट में। ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल 30,000 रुपये का। 30,000 रुपये का स्पोर्ट्स मटेरियल है हमारे पास। क्रेडिटर फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल एट द बिगिनिंग, शुरुआत के कर्जदार, ओपनिंग क्रेडिटर्स 20,000 रुपये। ओपनिंग स्टॉक था स्पोर्ट्स का मटेरियल का 30,000 रुपये, ओपनिंग क्रेडिटर है 20,000 रुपये। अमाउंट पेड किया हमने क्रेडिटर्स को, अगर अमाउंट पेड किया है तो कैश अकाउंट यानी कि रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में आना चाहिए बाय क्रेडिटर्स। कितने की पेमेंट की है, 1,08,000 रुपये की पेमेंट की है, 1,08,000। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल 13,000, ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में आ जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक और स्पोर्ट्स मटेरियल 13,000। ओपनिंग स्टॉक यहाँ आ गया ओपनिंग बैलेंस शीट में, क्लोजिंग स्टॉक क्लोजिंग बैलेंस शीट में। ओपनिंग क्रेडिटर 20,000 रुपये की ओपनिंग बैलेंस शीट, और लास्ट सबसे लास्ट में दे रखा क्रेडिटर फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल यानी कि क्लोजिंग क्रेडिटर, तो ये क्लोजिंग क्रेडिटर्स आ जाएगा। क्वेश्चन को समझ लेते हैं क्या है। ओपनिंग स्टॉक हमारे पास स्पोर्ट्स मटेरियल का है 30,000 रुपये का, शुरू का हमारा कर्जा है 20,000 रुपये का, लास्ट में कर्जा हो चुका है 5,000 और लास्ट में स्टॉक बचा हमारे पास 13,000 रुपये। 20,000 रुपये का कर्जा था, 1,08,000 की हमने पेमेंट भी कर दी, 1,08,000 की पेमेंट भी हो गई, उसके बावजूद अभी भी कर्जा 5,000 रुपये का बचा हुआ है। तो इसको देखो, पहले सबसे पहले क्रेडिटर अकाउंट बना लेंगे। क्रेडिटर अकाउंट से ये पता चल जाएगा हमें कि हमने पूरे साल में माल कितना खरीदा है। तो यहाँ से शुरुआत होगी बाय ओपनिंग क्रेडिटर्स, यहाँ आ जाएगा टू क्लोजिंग क्रेडिटर्स।
लायबिलिटी की शुरुआत यहाँ, ख़त्म यहाँ। तो लायबिलिटी थी 20,000 रुपये की, लायबिलिटी लास्ट में रह गई 5,000 रुपये की। शुरुआत 20,000 रुपये से, लायबिलिटी का लास्ट 5,000 रुपये। और जो हमने पेमेंट की है वो इस तरफ टू कैश पेड, पेमेंट 1,08,000 रुपये की है, क्वेश्चन में बता रखा है 1,08,000। तो टोटल आ गया 1,13,000 का, यही 1,13,000 यहाँ। तो इसका मतलब परचेजेस कितनी होगी पूरे साल की? 93,000। ये आ जाएगा बाय परचेजेस ड्यूरिंग द ईयर 93,000। अब आगे फार्मूला वही है, अब इसको दूसरे आगे स्टेप में समझ सकते हैं। तो वर्किंग नोट 2 क्या है हमारा? कैलकुलेशन ऑफ कंज्यूम्ड वैल्यू ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल। क्या करते हैं इसमें? सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक है हमारे पास, स्टॉक का स्पोर्ट्स मटेरियल का 30,000 रुपये। क्वेश्चन में है ना 30,000 रुपये का स्टॉक हमारे पास स्पोर्ट्स मटेरियल, ये बैट बॉल वगैरह ये 30,000 रुपये के पड़े हुए हैं। हमने ऐड इस साल और ख़रीदे, कितने के खरीदे हैं? 93। ये को ध्यान रखना, क्वेश्चन में दे नहीं रखा था, ये हमने अपना आप निकाला है। तो क्वेश्चन में 93,000 का था, 93,000 का हमने और ख़रीदा। 30,000 का था, 93,000 का हमने और ख़रीदा। परचेजेस 93, लेकिन शो कितना कर रहे हैं? क्लोजिंग स्टॉक ओनली 13,000। तो बाकी के 1,10,000 रुपये क्या हो चुके हैं? कंज्यूम्ड। और ये कहाँ चले जाएंगे हमारे? ट्रांसफ़र टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। पिछले साल का स्टॉक 30,000, 93 का इस बार और ख़रीदा, होने चाहिए थे 1,23,000 के, लेकिन शो कर रहा है केवल 13,000। तो बाकी के 1,10,000 रुपये कहाँ चले गए? खर्च हो गए, कंज्यूम्ड हो गए। तो ये 1,10,000 रुपये कहाँ चले जाएंगे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड। टू कंज्यूम वैल्यू ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल 1,10,000। ये था हमारे क्वेश्चन। सबसे पहले हमने क्रेडिटर अकाउंट बनाया। क्रेडिटर अकाउंट में ओपनिंग, क्लोजिंग, जितनी पेमेंट की और बाकी बची हुई परचेज वैल्यू। फिर कंज्यूम्ड वैल्यू निकालने के लिए क्या किया? ओपनिंग स्टॉक, ये ओपनिंग क्रेडिटर नहीं है, ओपनिंग स्टॉक है। ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस को ऐड किया, ये वाले परचेजेस को, उसमें से क्लोजिंग स्टॉक को माइनस किया, तो बाकी बची हुई वैल्यू कंज्यूम्ड वैल्यू। और ये कहाँ कहाँ बनते हैं? क्वेश्चन में जिस तरह से दे रखा हो तो रिसीप्ट एंड पेमेंट्स में भी दिखाना पड़ेगा जो पेमेंट की है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाना पड़ेगा जो कंज्यूम्ड हुआ है, ओपनिंग बैलेंस शीट में शुरुआत का कर्जा, शुरुआत का माल, क्लोजिंग बैलेंस शीट में लास्ट का कर्जा कितना है और लास्ट में माल कितना बचा हुआ है। तो ये चारों अकाउंट हैं, चारों स्टेटमेंट कह सकते हो, ये भी शो करनी आपको आनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरह का है, वो उसमें थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा स्टेप जुड़ गया, कोई नहीं, इसे भी सॉल्व करते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11। 11वें नंबर के क्वेश्चन में क्या बताया हुआ है देखते हैं। ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी 600 रुपये। ओपनिंग स्टॉक कितने का हमारे पास? स्टेशनरी का 600। ओपनिंग क्रेडिटर दे रखे हैं 300 रुपये के। एडवांस पेड फॉर स्टेशनरी टू क्रेडिटर्स। भाई क्रेडिटर जो हैं जितने भी हैं, ज़रूरी नहीं कि उनके ऊपर हमने केवल हमने उनसे सामान खरीद रखा है तो हमारे सिर पे केवल कर्जा ही हो। थर्ड पॉइंट को देखने से आइडिया लग रहा है, इस वाले थर्ड पॉइंट को, कि कुछ क्रेडिटर तो ऐसे थे, यानी कि सेकंड पॉइंट में देखें, कुछ क्रेडिटर तो ऐसे थे जो हमारे सिर पर बोझ डाल रहे थे, यानी कि हमारे सिर पर कर्जा था। तो ओपनिंग क्रेडिटर तो 300 रुपये हैं, लेकिन कुछ क्रेडिटर्स ऐसे भी थे जिनके पास हमारा पैसा एक्स्ट्रा गया हुआ था, यानी कि हमने उनको एडवांस ही दे रखा था। तो जब ओपनिंग क्रेडिटर की बात करें जिनकी वजह से हमारे सिर पर कर्जा है, तो वो हमारे सिर पर बोझ है, तो ध्यान रखना ये ओपनिंग लायबिलिटी है। लेकिन अगर हमने कुछ क्रेडिटर्स को एडवांस दे रखा है तो ये हमारे लिए क्या है? एसेट। ओपनिंग क्रेडिटर लायबिलिटी, ओपनिंग एडवांस गिवन टू क्रेडिटर्स, ये ओपनिंग एडवांस पेड फॉर स्टेशनरी,
ये हमारे लिए क्या है, एसेट है। अगर हमारे सिर पे कर्जा है तो हमारी लायबिलिटी है, लेकिन अगर हमने अपने क्रेडिटर्स को भी, उसी क्रेडिटर को नहीं, क्रेडिटर तो बहुत सारे होते हैं ना जिनसे हम सामान खरीदते हैं, तो कुछ क्रेडिटर्स का तो हमारे सिर पे कर्जा था, लेकिन कुछ क्रेडिटर्स को हमने एडवांस पेमेंट कर रखी थी, तो ये क्रेडिटर्स हमारे लिए क्या बन जाएंगे, एसेट। बहुत सिंपल है, अभी क्वेश्चन करेंगे तो उससे क्लियर होगा। तो ओपनिंग स्टॉक हमारे पास पड़ा हुआ था 600 रुपये का, शुरुआत का कर्जा था 300 रुपये का, शुरुआत में हमने एडवांस दे रखा था क्रेडिटर को 120 रुपये का। पूरे साल में हमने स्टेशनरी पर जो अमाउंट पे किया, अपने क्रेडिटर्स को जो अमाउंट पे किया है वो किया है 2000 रुपये। क्लोजिंग स्टॉक कितने का बचा हुआ स्टेशनरी का, 800 रुपये का। क्लोजिंग क्रेडिटर्स हैं 290 रुपये के, और क्लोजिंग एडवांस जो बचा हुआ है हमारे पास 200 रुपये। तो सबसे पहले तो इन्हें पोस्ट करते चले जाते हैं। ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, ओपनिंग स्टॉक ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा। ओपनिंग स्टॉक कितने का है, 600 रुपये। तो ये ओपनिंग बैलेंस शीट, ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग क्रेडिटर है 300 रुपये के, ओपनिंग क्रेडिटर्स 300 रुपये के। उसके बाद कह रहे हैं एडवांस पेड कर रखा हमने क्रेडिटर्स को। एडवांस पेड हमारे लिए लायबिलिटी एसेट्स है। एडवांस पेड टू क्रेडिटर्स 120 रुपये। तो दोबारा बता रहा हूँ, अगर हम, ये क्रेडिटर्स है, ये क्रेडिटर्स हैं सारे, तो इसमें से कुछ लोगों से तो हम उधार खरीदते हैं, कुछ लोगों से हम उधार खरीदते हैं, और कुछ लोगों से हम एडवांस पेमेंट करते हैं। बेशक चाहे एडवांस कुछ ही लोगों को दे रखा हो, लेकिन दे तो रखा है। तो जिनसे हम उधार खरीदते हैं वो हमारे लिए लायबिलिटी है। लेकिन अगर हमने कुछ क्रेडिटर्स को एडवांस दे रखा है, तो बेशक चाहे हम उनसे उधार ही खरीदते थे, लेकिन फिलहाल तो हमने उनको एक्स्ट्रा पैसे दे रखे हैं, तो वो हमारे लिए क्या बन जाएगी, एसेट। तो शुरुआत में हमारे पास क्रेडिटर्स थे 300 रुपये के, लेकिन साथ ही साथ हमने कुछ लोगों को एडवांस पेमेंट कर रखी थी, वो हमारी क्या है, एसेट है। टोटल अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी ड्यूरिंग द ईयर, तो हमने पेमेंट जो कर रखी है पूरे साल में, पेमेंट जो की है स्टेशनरी के लिए, वो कितनी पेमेंट की है, 2000 रुपये। तो बाय क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स को हमने पेमेंट करी थी पूरे साल में 2000 रुपये की, तो क्रेडिटर अकाउंट में जाएगा। आगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी 800 रुपये, ये क्लोजिंग बैलेंस शीट 800 रुपये। क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी क्लोजिंग, क्लोजिंग क्रेडिटर्स 290 रुपये, और एडवांस जो हमने पेड कर रखा है स्टेशनरी के लिए क्रेडिटर्स को 200 रुपये। ये मतलब ये लास्ट की हमारी क्लोजिंग एसेट है। एडवांस पेड टू क्रेडिटर्स 200 रुपये। तो अब इन्हीं इंफॉर्मेशंस के तरफ क्वेश्चन हमारे सामने ही है एक प्रकार से। दोबारा समझ लेते हैं। हमारे पास कुछ क्रेडिटर्स थे, उनका हमें कर्जा देना है 300 रुपये, लेकिन कुछ क्रेडिटर्स को हमने एडवांस पेमेंट कर रखी थी 120 रुपये की। कर्जे वाले क्रेडिटर्स शुरू में थे 300 रुपये के, लास्ट में वो कर्जा कितने का रह गया है, 290 रुपये। हमने एडवांस पेड कर रखा था क्रेडिटर्स को, साल के शुरू में वो था 120 रुपये का, लास्ट में वो रह गए हमारे 200 रुपये के, यानी कि ज़ाहिर बात हमने कुछ और एडवांस दिया है। पूरे साल में हमने क्रेडिटर्स को दिए 2000 रुपये। तो पहले क्रेडिटर का अकाउंट ही बना लेते हैं। क्रेडिटर की शुरुआत होती है इधर, अगर वो लायबिलिटी है हमारी, बाय ओपनिंग क्रेडिटर्स, इस साइड में आ जाता है टू क्लोजिंग क्रेडिटर्स। ओपनिंग क्रेडिटर थे 300 रुपये के, क्लोजिंग क्रेडिटर है 290 रुपये के। अगर इनमें से कुछ क्रेडिटर हमने एडवांस दे रखा उन क्रेडिटर को, तो वो हमारी क्या बन जाती है फिर, एसेट। तो अगर लायबिलिटी है तो लायबिलिटी की शुरुआत होती है यहाँ पर, ख़त्म होती है यहाँ पर। लेकिन अगर वही क्रेडिटर हमारे लिए एसेट बन जाए, तो एसेट की शुरुआत तो आपको पता है इधर से होती है, एंड इधर होता है। कोई भी एसेट हो शुरुआत तो इधर होगी ना, और एंड उसका यहाँ होगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा, टू ओपनिंग एडवांस टू क्रेडिटर्स, और यहाँ क्या आ जाएगा, बाय क्लोजिंग एडवांस टू क्रेडिटर्स। ओपनिंग में हमने एडवांस कितना दे रखा था क्रेडिटर को, 120 रुपये का। क्लोजिंग में एडवांस कितना दे रखा है, 200 रुपये। और इस साइड आपको पता ही है रिसिप्ट एंड पेमेंट्स
क्योंकि रिसिप्ट एंड पेमेंट में ये जो 2000 रुपये दिए हैं पेमेंट किए क्रेडिटर्स को, यहाँ पे एक क्रेडिट साइड में है, तो यहाँ पर आकर के कहाँ जाएगा, डेबिट साइड, टू रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। इसी का दूसरा नाम क्या लिख सकते हैं हम, टू कैश पेड। कैश पेड किया मान लो या रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट मान लो, 2000 रुपये, दोनों साइडों को टोटल किया। इस साइड का टोटल आ रहा है 2410 रुपये, इस साइड भी 2410 आना चाहिए, लेकिन नहीं आ रहा। इस साइड का बैलेंस बच रहा है 1910 रुपये। इस साइड का टोटल किया 2410 रुपये आया, इस साइड का टोटल किया तो केवल 500 रुपये था, तो इधर बचा हुआ क्या आ जाता है, बाय परचेजेस, बैलेंस। और इसी को निकालने के लिए हमने ये वाला अकाउंट बनाया। लायबिलिटी की शुरुआत यहाँ पे, ख़त्म यहाँ पर। क्रेडिटर्स को अगर एडवांस दे रखा है, एसेट की शुरुआत यहाँ पर, ख़त्म यहाँ पर। सब्सक्रिप्शन में भी किया था इस तरह का। और जो रिसिप्ट एंड पेमेंट्स में जो पेमेंट हुई है उसकी वजह से हमारे क्रेडिटर की वैल्यू कम हो जाती है। क्रेडिटर कभी भी कम होगा तो इससे डेबिट साइड ही लिखते हैं। क्रेडिटर यानी कि लायबिलिटी कम होती है तो डेबिट साइड। तो हमने रिसिप्ट एंड पेमेंट से कैश पेमेंट की उनको 2000 रुपये की, तो बाकी बची हुई वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी परचेजेस वैल्यू। अब इस 1910 रुपये का प्रयोग यहाँ पे कर लेंगे। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक है 600 रुपये का हमारे पास, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी ये रहा 600 रुपये। तो 600 रुपये का स्टॉक है। ऐड स्टॉक था 600 का, हमने इस बार परचेज किए हैं 1910 रुपये, तो टोटल 2510 रुपये होने चाहिए, लेकिन शो कर रहा है क्लोजिंग स्टॉक 800 रुपये का। इसका मतलब 1710 रुपये क्या हो गए हैं, कंज्यूम्ड वैल्यू। ओपनिंग स्टॉक ओपनिंग बैलेंस शीट में है, परचेजेस हमने इस अकाउंट से निकाली। 2510 रुपये का स्टॉक हो जाना चाहिए, 600 का था 1910 का और ख़रीदा, तो इतने का होना चाहिए, लेकिन शो कितना कर रहा है, केवल 800 रुपये का। इसका मतलब बाकी के 1710 रुपये क्या हो गए, कंज्यूम्ड हो गए। ये 1710 रुपये कहाँ चले जाएंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड, टू कंज्यूम वैल्यू ऑफ स्टेशनरी 1710। ये था आपका टॉपिक। 2 क्वेश्चन इसमें समझाए। इन 2 क्वेश्चंस को करने से आपको बड़े क्वेश्चन में काफ़ी हेल्प मिलेगी। बाकी क्वेश्चन सेपरेट भी आता है, आपको आना चाहिए बनाना। ओके, थैंक यू।